इन्वेडर था, रूल करने का कुछ था नहीं। तो ये खिजर खान बहुत टाइम तक इन द नेम ऑफ तैमूर रूल करता है, और तैमूर इज सेड टू हैव किल्ड अबाउट 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, तो तैमूर जो है, तो जो जो इसके रास्ते में आता है, जो जो किंगडम आती है, सबको मारता है। खिजर खान के मरने के बाद खिजर खान जो है 1414 में सैयद डायनेस्टी बनाता है, अपनी डायनेस्टी बना देता है, सैयद डायनेस्टी। अब जो सैयद है, सैयद कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स को। जो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स थे उन्हें कहा जाता है। ओके, तैमूर जब दिल्ली को बिल्कुल खत्म करके चला जाता है, तुगलक आपके बिल्कुल घुटनों पे आ जाते हैं। गुजरात का गवर्नर जफर खान मुजफ्फरी डायनेस्टी लेके इंडिपेंडेंस बना लेता है, यानी गुजरात भी अब अलग हो चुका है। ओके, सो 14 सेंचुरी में, या 1411 हम कहेंगे, 1411 में जो है गुजरात अलग हो जाता है, मुजफ्फरी डायनेस्टी ले चलती है। मुजफ्फरी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो तुगलक का ही गवर्नर था, जफर खान मुजफ्फर। ओके, और ये गुजरात को जब अलग किंगडम बनाता है तो अहमदाबाद को कैपिटल रख देता है अपना। 1576 तक जो आपका गुजरात है ये इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, ये इंडिपेंडेंट रहता है। फिर 1576 में यहां पे अकबर इसे कैप्चर करता है। ओके, खाली यही मौके का फायदा नहीं उठाते। ओके, जैसे ही तैमूर इन्वेड करता है, मलिक शिर्क जो कि जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर यानी यूपी में आता है, वो इस तैमूर के इन्वेजर का फायदा उठा के अपनी शिर्की डायनेस्टी शुरू कर देते हैं। ओके, शिर्की डायनेस्टी शुरू कर देते हैं, और ये हुसैन शाह जो है, हुसैन शाह इस शिर्की डायनेस्टी का लास्ट किंग बनता है। ओके, तो आपका गुजरात अलग हो चुका है, जौनपुर आपका अलग हो चुका है, बहामनी आपकी अलग हो चुकी है। ओके, तो ये सब किंगडम्स का बर्थ हो चुका है, विजयनगर भी हो चुका है। तो ये तुगलक के एक तैमूर के एक अटैक ने इतना वीक कर दिया कि आपकी छोटी छोटी जो किंगडम्स है ये बननी शुरू हो गई। ओके, अब मालवा जो है, मालवा के ऊपर क्या असर पड़ता है? मालवा जो है आपका सेंट्रल पार्ट आ गया। मालवा जो था इंडिया के साथ जोड़ा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जोड़ा था। ओके, 1435 में दीवान खान जो इनका गवर्नर था मालवा का, वो इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। सो गुजरात के सतपुरा से लेके मेवाड़ तक, आपका बुंदेलखंड तक, ये सब जो किंगडम थी, जो एरिया है, ये मालवा में ही आता था। ठीक, तो मालवा भी इंडिपेंडेंस ले जाता है, किसके अंडर? दीवान खान के अंदर। मालवा भी बाद में जो है आपका मुगल से आके 1562 में वापस से दिल्ली एम्पायर के साथ जोड़ते हैं। ओके, सो ये था आपका 15th सेंचुरी का इंडिया। अगर हम देखेंगे तो यहां तो तैमूर ही था जो रूल कर रहा था। ओके, तो बाकी आप देखिए छोटी छोटी कितनी किंगडम्स बन चुकी थी, बामनी स्टेट अलग निकल चुकी थी, ओडिशा का गजपति हो गया, थाता यहाँ पे था गुजरात में आपका, मेवाड़ अलग हो चुका था, जौनपुर आपका अलग हो चुका था, ग्वालियर अलग हो चुका था। तो ये सब जो छोटी छोटी किंगडम्स बन रही है, नीचे आपका विजयनगर आ चुका था। ओके, तो ये जो छोटी छोटी किंगडम्स आपकी बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के एंड को डिनोट करते हैं। अब सैयद डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। 1440 में खिजर खान बनाता है। खिजर खान गवर्नर ऑफ मुल्तान था, जिसे कौन रख के गया था? तैमूर। अब सैयद जो है, सैयद को डायरेक्ट बोला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के आगे के सक्सेसर्स हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के जो बंदे थे या डिसेंडेंट्स जिसे कहेंगे, उन्हें सैयद कहा जाता है। ओके, आजकल तो बहुत सैयद आप देखेंगे, बहुत सारे सैयद से, लेकिन उस टाइम पे जो इनकी अहमियत बहुत थी। अब ये अपनी लीनियज कहां से निकालते हैं?
प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा और सन इन लॉ अली के वहां से इनकी लीनेज आती है। खिजर खान जो है कैप्चर करते हैं दिल्ली को 28 मई 1440 को और वहां पे सैयद डायनेस्टी बना देते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली अपने सैयद डायनेस्टी जो थी तुगलक की तरह डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, ये रूल करने लगे एज रायत आला। रायत आला का मतलब क्या हो गया? एज वसाल, एज वेसल। वेसल किसके? टिमोरिड्स के। किसके? टिमोरिड्स के। तिमुर यानी तैमूर की फैमिली की। और ये कब तक इनके वेसल बन के रूल करते रहे? इवन एट द टाइम ऑफ जब तैमूर का ग्रैंडसन शाहरुख आया। शाहरुख जब तक रूल करता रहा तब तक ये उसी के नाम पे करते रहे। तो जब आप किसी के नाम पे रूल कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे आप क्वाइन नहीं निकाल सकते। तो क्वाइंस जो थे वो किसके नाम पे निकलते थे? तैमूर के नाम पे। खिजर खान को सक्सीड करते हैं इनके बेटे मुबारक शाह। मुबारक शाह अपने आप को जो है क्वाइंस पे अपना नाम बताते, इन्होंने अपने नाम पे क्वाइंस निकाले और एक क्वाइंस पे अपने आप को बताते म्यूजुद्दीन मुबारक शाह। ओके, तो तारीख मुबारक शाही जो इनकी, जिसमें इनके रूल के बारे में लिखा गया है, वो यहया बिन अहमद सिरहंदी जो कि हिस्टोरियन थे। सिरहंदी हमने पीछे भी पढ़ा था, जो जिन्होंने तुगलक के जो सिविल वॉर को, जो तुगलक फैमिली की थी उसमें, तो उन्होंने ये लिखी हुई है यहया बिन अहमद सिरहंदी, उन्होंने लिखी हुई है तारीख मुबारक शाही। अब मुबारक शाह के मरने के बाद देखिए इनका कुछ इतना है नहीं, जल्दी जल्दी सब होता जा रहा है। ओके, क्योंकि अब वीकनिंग हो चुकी है, आपकी टेरिटरीज बहुत ज्यादा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो एम्पायर है बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया। एक स्टेज आएगा जब दिल्ली सल्तनत का एम्पायर दिल्ली से लेकर पालम तक रहेगा, पालम एयरपोर्ट जहां पर है दिल्ली का। आफ्टर दिल्ली मुबारक शाह इनके नेफ्यू मोहम्मद शाह बनते हैं। ओके, ये अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं और ये फिर अपने बेटे सईद अलाउद्दीन शाह को नॉमिनेट करते हैं एज ए सक्सेसर। और ये सईद अलाउद्दीन शाह बहुत ही वीक रूलर थे, तो बहोल खान लोधी को जो ये अपने ये सारा साम्राज्य देके रिटायरमेंट ले लेते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बदाऊं चले जाते हैं। सो सैयद डायनेस्टी के एंड कब होता है? जब मुबारक शाह के बेटे मोहम्मद शाह को देते हैं और मोहम्मद शाह अपने ही एक इनकॉम्पिटेंट बेटे सईद अलाउद्दीन शाह को किंग बना देते हैं और सईद अलाउद्दीन शाह बहूल खान लोधी को अपनी पूरी किंगडम देके बदाऊं चले जाते हैं जहां पे वो मर जाते हैं। ओके, सो अब लोधी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो लोधी डायनेस्टी थी, अभी तक तो आप जितनी भी देख रहे हैं, जितनी भी डायनेस्टीज देख रहे हैं वो तुर्किश ओरिजिन की थी, लेकिन लोधी डायनेस्टी जो थी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी वाज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। बहूल खान लोधी जो है इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बताया कि जो सईद का रूलर था अलाउद्दीन, उसको ये लोग उसके मजबूर कर देते हैं, वो इतना वीक हो जाता है कि वो अपने आप को रिटायरमेंट लेके बदाऊं चला जाता है और इनको रूलर बना देते हैं। ये गवर्नर थे सिरहिंद के और इनका टाइटल जो था बहूल शाह गाजी था। एंड ऐसा कहा जाता है कि बहूल गाजी जो थे ओनली अफगान इन द एडमिनिस्ट्रेशन थे। ओके, अब बहूल खान लोधी का एक सबसे बड़ा इवेंट जो था इनके रूल का, वो क्या था कि ये जौनपुर को कॉन्क्वेस्ट करते। जौनपुर मैंने आपको बताया शिरकी डायनेस्टी के अंदर था। जौनपुर जो था शिरकी डायनेस्टी के अंदर चला जा चुका था, तो उन्हें ये डिफीट करते। ये जौनपुर आपका, ये इसे जो वापस से जोड़ा जाता है दिल्ली सल्तनत के साथ, तो वो बहूल लोधी करते हैं शिरकी डायनेस्टी के किंग को हरा के। कौन से किंग को? हुसैन शाह को हरा के। ओके, सो ये चीज आप याद रख लीजिए, एक बड़ा फैक्ट है इनके ऊपर जो है हुआ। दूसरी बात क्या थी? सुल्तान मोहम्मद शाह कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल खाने खाना। अब मोहम्मद शाह कौन के थे? सईद के ही थे।
तो क्योंकि ये उनके गवर्नर थे तो इनको टाइटल दिया था खाने खाना, क्योंकि इन्होंने जो है कंट्रोल किया था किसको, खोकर्स को। एक नोटोरियस ट्राइब था आपके सिरंद वाले, अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में अगर आप देखेंगे तो एक नोटोरियस ट्राइब यहाँ पे रहता था जिसे कहा जाता था खोकर्स। ओके, तो ये खोकर्स को इन्होंने हराया था, इनको कंट्रोल कर दी थी। ये लुटेरे थे एक टाइप के, तो इसलिए इनको मोहम्मद शाह जो शहीद रूलर थे वो कहते थे खाने खाना। अब ऐसे ही बोल लोधी तो एक एबल्ड गवर्नर है, ऐसे ही सही डायनेस्टी को जो है गिरा नहीं सकते। इन्हें इनवाइट किया गया था, इनवाइट इन्हें किया था वजीर हामिद ने। लास्ट किंग जो सैयद का था अलाउद्दीन, उसके ये वजीर थे हमीद। जब इन्होंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है तो इन्होंने उसे इनवाइट कर दिया कि आइए आप, अब आप ही यहाँ पे किंगडम देखिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर गवर्नर थे। लोधी डायनेस्टी के किंग बहुल सिकंदर इब्राहिम। इब्राहिम लोधी जो है, इब्राहिम लोधी के बाद जो है मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ आके लड़ेंगे बाबर। ओके, डन। अब बहुल लोधी क्योंकि एक अफगान थे, ओनली अफगान थे, अफगान किंगडम बना चुके थे, तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें सिर्फ अफगान नोबल्स थे, सिर्फ अफगान नोबल्स थे। हिंदूज या नॉन अफगानिस जो थे बिल्कुल भी नहीं थे। ये अपने आप को पीर कहते थे, सूफी सेंट कहते थे। अब जब कोई अपने आप को पीर कहता है, सूफी सेंट कह के रूल करता है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स नोबल्स थे वो भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। ये अपने फेज में बहुत से इन्होंने कॉपर कॉइन्स निकाले। ओके, अब इनके जाने के बाद इनका बेटा निजाम खान, जिसे हम लोग सिकंदर लोधी कहते हैं, वो किंग बनते हैं। अब सिकंदर लोधी जो थे, इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी, तो उलमास को इनको खुश करना बहुत बड़ा जरूरी था। तो इसलिए इन्होंने कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो सिकंदर लोधी ने किए। ओके, सिकंदर लोधी किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने फाउंड किया है आगरा की सिटी। कब की? 1504 में। He built their lot of mosques. He was the first king to shift his capital from Delhi to Agra. He abolished corn duties. ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज्यादा फ्लोरिश करता था। ओके, एंड ही कंपेल्ड द पश्तून जो गवर्नर्स थे टू सबमिट देयर अकाउंट्स टू द स्टेट ऑडिट। अब ये सिकंदर जो लोधी जो थे पोइट भी थे। हिज पेन नेम वाज गुलरुख। Okay, he annexed the Bihar. Okay, he annexed Bihar and made a treaty with Alauddin Hussain Shah, who was the king of Bengal. He had a long case of revolt with Manasimha Tomar. Tomar was the king of Gwalior. He wanted to attack Gwalior. He wanted to get it back in Delhi Sultanate, but there was a stalemate. Whereas his father called himself a peer and nobles were giving a right hand, but he was against the nobles. He checked the nobles. To measure the land, he introduced Ghazi-Sikandari. Okay, he had a well-organized spy system, developed agriculture, put several severe restrictions on Hindus. As I told you, his mother was Hindu, so he has to prove it to the ulemas. It is said that the Shehnai music flourished during his time because he loved Shehnai music. Work on music named Rajati Sikandar Shahi was created during his. So he has a lot. He has a lot in his pocket when it comes to the later. After the Tughlaqs, if any king has done something, it is Sikandar Lodhi. Okay, then there comes Ibrahim Lodhi. Ibrahim Lodhi was very arrogant. Okay, he once ऐसा कहा जाता है कि दौलत खान लोधी जो कि इसके चाचा थे और गवर्नर थे पंजाब के, तो इतने ज्यादा एरोगेंट थे कि उनकी इंसल्ट कर दी पूरे कोर्ट में। दौलत खान खुद लोधी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया पे आके रूल करें। अब तो बाबर आते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और यहाँ पे अब मुगल रूल आ जाता है। तो यहाँ पे बाबर थे,
इन्हीं के चाचा दौलत लोधी ने उनको इनवाइट किया, पंजाब के थ्रू रास्ता दिया कि आप आके इब्राहिम लोधी पे अटैक करें। ओके, तो लेकिन अगर आप उस टाइम का इंडिया देखेंगे तो बहुत सारी किंगडम्स जो थी वो बन चुकी थी, खाली बिहार के साथ उन्होंने नेगोशिएशन कर दी थी, बाकी बहुत ज्यादा जो था वो आ गया था। ये बाबर का रूट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि पूरी ओवरऑल जो दिल्ली सल्तनत है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। ओके, सो अभी हम जो चीज देख रहे हैं वो यही है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर जो कि तुगलक्स के टाइम पे बिल्कुल पीक पे था, which included certain southern kingdoms also. Okay, so this was the to be per se the correct extent अगर हम एम्पायर की बोलें तो वो लेटर आते आते आगे आते आते जब जैसे हम चलते हैं इन द टाइम ऑफ लोधीज, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेसेस, ड्यू टू नोबेलिटी, इक्तादारी, वो इतना रह जाता है। ओके, अब भले ही बाबर जो है काबुल से यहां तक अंदर एंट्री मार चुका था, लेकिन उसे ये छोटी छोटी किंगडम्स जितनी भी बनी हुई है इन सबसे डील करना है। लेकिन एक बाबर के आने का फायदा यह है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एंड हो चुका है। देयर इज नो दिल्ली सल्तनत नाउ, दिल्ली सल्तनत हैज एंडेड। नाउ व्हाट विल स्टार्ट इज मुगल रूल। ओके, सो this is how Babur, and this whole area was under Daulat Lodi, who easily facilitated कि बाबर दिल्ली तक जा पाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी दिल्ली सल्तनत की? मैंने जैसे कहा कि थर्ड अर्बनाइजेशन जो थी इंडिया की, थर्ड अर्बनाइजेशन वो तुगलक्स के टाइम पे हुई। थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो तुगलक्स के टाइम पे हुई। So third urbanization took place during Delhi Sultanate. Development of Indo-Persian culture हुआ, Indo-Persian culture हुआ। लॉ जो था वो इस्लामिक लॉ था। जवाबित जिसे रॉयल ऑर्डर कहते हैं, जो प्रोक्लेम्ड बाय सुल्तान होते हैं। लेकिन ये जवाबित जो थे, जो रॉयल ऑर्डर थे सुल्तान के, से उलेमास जो है ओवरटर्न कर सकते थे अगर वो क्या है अन इस्लामिक। ओके, तो व्हाट एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके साथ कहा सकता है, व्हाट आर ज़वाबित्स? सो ज़वाबित्स वेयर द रॉयल ऑर्डर्स। और ये काफी पीएससीज में ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि व्हाट वर ज़वाबित्स। सो व्हाट वाज शरिया, इस्लामिक लॉ। लेकिन ज़वाबित्स को जो है ओवरथ्रो कर सकते थे उलेमास। स्टेट कैसी थी? थियोक्रेटिक थी, किंग वाज सुप्रीम, डिवाइन रूल था, मिलिट्री स्टेट थी। ओके, लेकिन दिल्ली सल्तनत आने से पहले कोई थियोलॉजी नहीं थी स्टेट की। जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत नहीं थी तो जो रूल होता था, जो लॉ था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन शरिया, इट वाज बेस्ड ऑन धर्मा। इट वाज बेस्ड ऑन धर्मा। अब दिल्ली सल्तनत के आने के बाद क्या हो गया, जो लॉ था वो उसकी बेस क्या बन गई? रिलीजन। खलीफा जो था वो इंपॉर्टेंट बन गया। 3 सुल्तान जो थे वो ये कहते थे हम खलीफा के नाम के बिहार पे रूल करते। अब मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको अलाउद्दीन खिलजी का सो से करेक्ट कर लीजिए, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, वो इल्तुतमिश था। तो पहला इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक था। सो 2 तुगलक्स एंड 1 स्लेव डायनेस्टी का। दे ऑल द 3 रूल्ड किए किसके नाम पे? ऑन द बिहाफ ऑफ खलीफा रूल करते। ओके, इट वाज मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी जो खलीफा की अथॉरिटी को नहीं मानता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी आपकी? सुल्तान हेड पे था, फिर नायब सुल्तान होता था। नायब सुल्तान मोस्टली जो है इसका बेटा होता था। भले ये पोजीशन जो थी लाइक प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये एक ओकेजनल पोस्ट थी, हमेशा नहीं होती थी। इसके पावर इनके पावर सेम थे। अगर सुल्तान जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है तो अपना यंग जो बेटा है उसको वो नायब सुल्तान होगा। इनके नीचे इनका एक प्राइम मिनिस्टर होता था जिसे वजीर कहा जाता था। ओके, और यही वजीर जो है फाइनेंस भी देखता होता था। फिर सर्टन जो थे डिपार्टमेंट्स थे। पहला डिपार्टमेंट जो था वो था दीवान अर्ज, वो आपका मिलिट्री देखता था। ओके, ये दीवान अर्ज जो है आपकी मिलिट्री डिपार्टमेंट देखता था। फिर दीवान रिसलत होता था। दीवान रिसलत ये आपका फॉरेन अफेयर्स देखता था कि साथ वाली किंगडम्स के साथ क्या पैक्ट करना है, ये सब ये दीवान रिसलत देखना था।
फिर सदर और सदर होता था, ये रिलीजियस हेड होता था। इसका काम होता था ये देखना कि जो इस्लामिक लॉज है जितने भी, यानी जो शरिया है वो सेफ गार्ड रहे। फिर अमीर मजल शाही होता था, ये फेस्टिवल्स देखता होता था स्टेट के सब, और ये देखता था कि जो अरेंजमेंट्स है फेस्टिवल्स में वो कैसे बने। फिर दीवान इंशा होता था, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का था, अगर किंग को मैसेज पहुंचाना है अपने नोबल्स तक या लोगों तक तो ऐसे वो थ्रू दीवान इंशा पहुंचता था। इसके साथ कुछ और जो डिपार्टमेंट्स है वो टाइम टाइम पे किंग्स ने ऐड किए, वो हमने वहीं पे राइट डाउन किए हुए। ओके, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं दीवान बंदोबस्त ये सब, तो ये जो स्लेव के साथ डील करता था, दीवान खिदमत जो एड के साथ डील करता था, तो ये भी आपने वहीं पे खत्म करना। सुल्तान जो था आपका लीगल हेड था, ब्यूरोक्रेसी का हेड था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, हाईएस्ट पावर ऑफ अपील था, और कमांडर इन चीफ था मिलिट्री का। ओके, तो यानी डिवाइन राइट के अंदर सब पावर्स जो थे वो एक ही पर्सन के पास, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, फिर नायब सुल्तान फैमिली मेंबर होता था जैसे मैंने कहा। मुशर्रफ मुमलिक, अब जो वजीर है जो कि आपका अकाउंट्स भी देखता था, वजीर के अकाउंट्स देखने के लिए दो बंदे होते थे इसके अंदर, मुशर्रफ मुमलिक जो कि अकाउंटेंट होता था, और मुस्तफ़ा मुमलिक जो कि ऑडिटर होता था, जो ऑडिट करता था। तो ये दो ऑफिसर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वजीर के अंदर जो है ये दो ऑफिसर होते थे, मुशर्रफ मुमलिक जो कि अकाउंटेंट होता था, मुस्तफ़ा मुमलिक जो ऑडिटर होता था। अब आता है अरीज मामलिक जो कि मिलिट्री के साथ डील करता था। इसके डिपार्टमेंट को कहते थे दीवाने अरीज। ओके, अब जो ये अरीज था ये मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर नहीं था, क्योंकि मिलिट्री का जो सुप्रीम कमांडर था वो किंग था। तो अरीज का काम क्या होता था? रिक्रूट करना, इक्विप करना और आर्मी को पे करना। फिर दीवान रिसलत आपका आ गया, ये जैसे मैंने आपसे कहा रिलीजियस मैटर्स के साथ डील करते थे। सदर और सदर जो होता था इस डिपार्टमेंट को हेड करता था। ओके, फिर आता था दबीर मुमलिक, ये जो थे दबीर मुमलिक वो थे जो दीवान इंशा जो कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है उसको हेड करते थे। तो ये वो मिनिस्टर थे जिसे दबीर मुमलिक कहते थे, जो दीवान इंशा के सो हेड करते थे। इंशा डील विद कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर आपका काजी मुमलिक आता था, ये जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड होते थे। जुडिशियल डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? काजीउल कुजत। ओके, और यही काजी उल ममलिक थे, ये फतवा वगैरह भी इशू करते थे। फिर आता था बरीद ममलिक जो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पाई था उसके हेड होते थे। फिर दीवान अमीर कोही आता था, अमीर कोही, कोही एग्रीकल्चर। ये किसने? दीवान अमीर कोही का उसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब ड्राउट आ गया था। उसमें अदर ऑफिसर्स होते थे लाइक वकील दोरमल जो हाउस होल्ड पैलेसेस देखता था, अमीर हजीब जो कि विजिटर्स को देखता था सुल्तान के, अमीर शिकार शाही हेड ऑफ द हंटिंग। ओके, अमीर मजलिस शाही जो कि फेस्टिवल्स को देखता था, सारे जलंधर जो हेड ऑफ सुल्तान बॉडीगार्ड होता था। ये कुछ किंग्स थे। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। अब प्रोविंशियल में क्या था? मेन एम्पायर को छोटी छोटी प्रोविंस में तोड़ा गया था, जिससे आप कहते थे इक्ता या वलियत। ओके, वलियत कहा जाता था। और जो इनको हेड करते थे उसे मुकित्स कहा जाता था, या वलीज कहा जाता था, या नईम कहा जाता था। तो जो एक एक प्रोविंस को यानी स्टेट को जो जो हेड करेगा उसे या तो मुकित्स कहेंगे, वलीज कहेंगे, या नईम कहेंगे। इनका काम क्या होता था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ आर्मी, एक्स्ट्रा जुडिशियल फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। ओके, तो इनके अंदर भी सेम वैसे ही डिपार्टमेंट्स होते थे जैसे किंग के उधर थे। ओके, सेम वैसे ही काम था। फिर उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे होती थी। अब प्रोविंस जो थी आपकी इक्ताज, इक्ताज को और छोटे छोटे के में तोड़ा गया था, जैसे हमारी स्टेट्स के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे उसे शिक्स कहा जाता था, और जो ऑफिसर शिक को देखता था उसे शिक का दर कहते थे। और शिक्स जो थे डिस्ट्रिक्ट जो है नीचे छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटे होते हैं, यहाँ पे भी तोड़ते, जिसे परगनास कहा जाता था। परगनास को हेड करते थे अमील जो यहाँ के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, मुशरिफ जो थे यहाँ के अकाउंट देखते थे। ओके, काजी जो खजानदार था वो आपकी ट्रेजरी देखता था, काजी जो था वो जुडिशियल केसेस देखता था, और परगनास जो है आपकी छोटी छोटी और सेवरल विलेजेस में बटे होते थे।
ओके, सो विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपके पंचायत होती थी, चौधरी होता था, पटवारी होता था, मुकादम होता था, चौकीदार होता था, ये सब होते थे। ये एजुकेशन वगैरह आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या थे इनके पास? सबसे पहले तो उशर, लैंड टैक्स, ये मुस्लिम सब्जेक्ट से लिया जाता था, 5 to 10% ऑफ प्रोड्यूस। खर्च जो है ये हिंदू से लिया जाता था, 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। तो आप डिफरेंस देखिए, मुस्लिम से 5 to 10% ले रहे हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदूज हैं उनसे 1/3 और हाफ ले रहे हैं। हिंदू जो लैंड टैक्स पे करते उसे खर्च कहते थे, मुस्लिम जो पे करते उसे उशर कहते थे। फिर आ जाता है खम। खम मैंने आपसे ये कहा था, खम वो टैक्स था जो कलेक्ट किया जाता था माइन से। अगर किसी को कोई माइन में या कुछ माइनिंग करते हुए कोई पैसा वो कमाता है, तो उसका 1/5 जो है उसे किंग को देना होता था, उसे खम कहा जाता था। फिर था जजिया, रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, 12 दिरहम से 48 दिरहम तक दिया जाता था, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। हिंदूज वेयर द वर्स्ट हिट क्लास ऑफ दिस टैक्स। फिर ज़कात होता था जो कि मुस्लिम टैक्स है। ओके, 2.5% होता है, जो उनकी इनकम है उसका 2.5% होता है। ओके, अब गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, वजीर से लेके गांव के चौधरी तक, उन सब का यही काम होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है, अगर आपको पता हो, गज़े फिरोज शाही लाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत सारे कैनाल्स बनाए। ओके, बहुत सारे कैनाल्स बनाए, तो एक रिफॉर्म्स लाए उसने ताकि बढ़ पाए आपका जो रेवेन्यू है। इसके बाद जो सिकंदर लोधी होते हैं, गाजी सिकंदरी लाते हैं ताकि लैंड का एक्यूरेट मेजर हो सके और वो अच्छे से कलेक्ट कर पाए। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने भी लैंड मेजरमेंट लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी लाया था, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो एक्यूरेट था वो सिकंदर लोधी गाजी सिकंदरी था। ओके, सो दैट्स ऑल। और यहाँ से के बाद जो है शुरू होता है आपका मुगल्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।